बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। आज कौमी असम्बली में उनकी जानिब से कहा गया कि अपोजिशन जमातों को दावत देता हूँ कि आएँ, चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तेफाक करते हैं। जबकि PTI की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को बानी PTI की रिहाई से मशरूत कर दिया गया और कहा गया है कि बात तब होगी जब बानी PTI बाहर आएंगे, जब हमारे कैदी बाहर होंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात का मुतालबा कर दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी इंतखाबात पर जो इल्ज़ामात लगते हैं उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। देखिए, ईवान नुमाइंदगान में करारदाद मंजूर हुई है जी, और पाकिस्तान के इंतखाबात जो हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने सवालिया निशान उठाया। और ये जहन में रखें कि ये पाकिस्तान के बारे में बात नहीं है, पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में बात है। और साथ ही उसके जो आज़ादी इज़हार राय का मामला है या इंसानी हकूक़ का मामला है, वो यानी पाकिस्तान नहीं है, ये जहन में रखें। पाकिस्तान का इलेक्शन है। तो ये तो वैसे ही इस पे सवालिया निशानात उठे हुए हैं। ये इस पे तो जवाब ये होना चाहिए था। अब जाहिर है कि जो अकाबरीन बैठे हैं वो ज़्यादा उनमें सूझबूझ ज़्यादा है। इसका जवाब सीधा सा ये बनता था कि जो है वो ये मामलात अदालत में इस वक्त जो है वो सुने जा रहे हैं। ठीक है, 2000 के सन 2000 में एल गौर और जब बुश सीनियर का इलेक्शन हुआ था, तो सॉरी बुश जूनियर का 2000 वाला, तो उसमें अल्टीमेटली फैसला जो है वो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने किया था अमेरिका की। और अमेरिका जो है वो वहाँ पे उन्होंने इंतखाबात यानी पाकिस्तान, ये ध्यान में रखिए, पाकिस्तान एज अ रियासत कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के ऊपर और यहाँ इंसानी हकूक़ के जो मामलात और फिर जो आज़ादी इज़हार राय, इसके ऊपर उन्होंने बात की है। तो ये जो बात है, अब यहाँ से जो जवाब गया है वो ऐसे गया है कि जैसे कोई पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात था। ये देखें, हमारे जो इस सिस्टम, ये सिस्टम तो वैसे ही जा रहा है ना, ये बस छोड़ दें, इसमें ये आवाज़ें आती रहेंगी। तो या तो जो मौसूफ हैं, जो भी अकाबरीन जिन्होंने भी जवाब दिए हैं, या तो सीधा सीधा फ़ोन उठाएं और जाके अपने काउंटर को कॉल करें, उनके जैसे लॉयड ऑस्टन को करें या नैन्सी पेलोसी को करें, किसी को कहें कि भाई आपके इलेक्शन जो हैं उनकी भी हम तहकीकात करवाने जा रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दें। तो बोलने की क्या ज़रूरत है यहाँ बैठ के पाकिस्तान की पब्लिक को सुनाने की। और वो सारा जो है वह आपको पता है, नाश्ते के सदर के नाश्ते के लिए भी लॉबिंग होती है। ये पाकिस्तान नहीं है सिर्फ, ये सारी दुनिया के मुल्कों का ये हाल है। वहाँ पर लॉबिंग फर्म्स हैं और इन बड़ी सारी सियासी जमातों ने लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं प्रॉपर, और वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। इसके ऊपर बहुत जो है ना बहस भी हो चुकी है, इसके ऊपर बात भी हो चुकी है कि भाई पाकिस्तान की लॉबिंग फर्म्स हैं या पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने लिए लॉबिंग फर्म्स हायर करती हैं। तो ये तो एक पुराना मामला है और उसके ऊपर तो मतलब मैंने आपसे कहा ना कि नाश्ते का जो टिकट अरेंज होता है वो भी जो वहाँ पे जो के स्ट्रीट है, तो उसके ऊपर वो आपको सारे यहाँ से जनाब लॉबिंग फर्म्स आए पूरी दुनिया के। बल्कि आप ये देखें कि जो कॉरपोरेशंस हैं दुनिया भर की, वो भी लॉबिंग फर्म्स हायर करती हैं अमेरिका में। एक सिस्टम है पूरा, लाइसेंस मिलते हैं उनको, उनके प्रॉपर एक क्लाइंट्स होते हैं। कई मुल्क करते हैं और कई पाकिस्तान उन मुल्कों में से जहाँ की सियासी जमातें करती हैं। ठीक है, तो ये जो सियासी जमातें इस वक्त बात कर रही हैं कि अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग फर्म्स इन्होंने माजी में हायर की हुई हैं, अभी भी शायद हायर की हों, ये शायद ना की हों, जिसकी वजह से मसाइल के शिकार हैं ये भी कुछ लेकिन ये है कि ये जो बात है ना कि 368 मेरे ख्याल से अरकान ने बात की है, तो वोट डाले, तो उन्होंने अब ये जो है ना, ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है, ये इंतखाबी अमल पे तो यहाँ अदालत में पिटिशंस गई हैं ना, तो फैसला यहाँ पे होगा कि इलेक्शंस में कितनी शफाफियत थी, कितनी नहीं थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बैठे हुए हैं, उनमें फैसला हो रहा है। और ये जो बात है कि वो भाई अभी IMF के पास जाना है आपने, ठीक है ना, और मतलब केस ही ये था कि जी पिछली हुकूमत आइसोलेशन में चली गई है और ताल्लुकात हमारे ख़राब हो गए अमेरिका से, और इधर तो पूरा चार्जशीट कर दिया, पूरे इस सिस्टम को चार्जशीट कर दिया उठा के।
चलें जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वहाँ तो एक था ना, ब्लिंकन नहीं कॉल करता, बाइडन नहीं करता। बाइडन जो है वो तो बेचारा कल उसकी तो डिबेट है ट्रंप के साथ, 2020 के बाद ट्रंप के साथ डिबेट है। अच्छा, जो भी जीतेगा ना, बाइडेन जीते या ट्रंप जीते इलेक्शन, ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा उम्र वाला प्रेसिडेंट होगा, सबसे ज़्यादा एज, मतलब 78 साल एक की है जो छोटा कहता है अपने आप को, वो 78 साल का है। जो अपने आप को, जो दूसरे को कहता है तुम बड़े हो, वो 81 साल का है। तो मतलब जो बच्चा है वो 78 साल का है और जो बड़ा भाई है उसका दोनों में उनकी उम्र पे भी फटा है और 3 साल का फ़र्क है। अच्छा, तो एक तो ये है, और ये हर 10 में से इस वक्त जो लेटेस्ट पोल्स आ रहे हैं वहाँ पे, वो 10 में से 8 लोग जो हैं वो इसको, मतलब है कि अमेरिका में यानी शिद्दत के साथ, कुछ ट्रैवल कर रहे होंगे तो रेडियो पे आगे पीछे, वहाँ ट्रेन वगैरह में टीवी चल रहे होते हैं सारा उन पे, लेकिन ये है कि वो प्रॉपर होता है ना कि बैठ के एक वो स्टेडियम में, किसी हॉल में, वो स्टेडियम में तो लड़ाई हो जाएगी, पार्टी दूसरे पर, सब एक एक जगह बैठ के, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। लेकिन वहाँ पर एक पोल ऐसा भी आया है कि दोनों के तरफ के लोग मायूस हैं बड़ा, और वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास बदकिस्मती से कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जो बाइडन है, तो बाइडन को भी वो कह रहे हैं कि यार ये तो ट्रंप के हाथों पता नहीं क्या बनेगा इसका। जो ट्रंप, जो दूसरी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी ये ऑप्शन रह गया है। तो ये देखें, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, एक दुनिया की बड़ी ताकत के पास कितना क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। अब उन्होंने ये सवाल उठाया है भाई कि आपका जो इलेक्शन है, अच्छा बजट उनका ला रहे हैं, ठीक है ना, सरमाकारी वो करें, फलां वो करें, आप पैसे वहाँ रखे हुए हैं, हमारे साथ यूँ कर दिया। मतलब होता है अचानक गजा के ऊपर फ़लस्तीनियों का अचानक याद आ गया, ओहो ये गजा मार्च के साथ क्या किया पिछले दिनों। तो बहरहाल ये ऐसे ही है, ये मतलब ज़ाहिर है इस अरेंजमेंट में जो भी लोग बैठे हैं वो तो ज़ाहिर है वही बात करेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है। ये दो चीज़ों को बिल्कुल सेपरेट कर देना चाहिए। एक पाकिस्तान का इंतखाबी अमल, अब मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट अगर सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट में है ना, पिटिशन गई है ना, जो कल अतर मिन्ना साहब ने बात की, और कल दोबारा समात है और उसमें पीटीआई भी चली गई है। तो ये सिस्टम को चार्जशीट है और पूरी दुनिया की तरफ से है। ये एक मुल्क है, यूरोपीय यूनियन, चाइना, अरब ममालिक, वो सारे जो यहाँ हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो मतलब वो इसके ऊपर वो इजी नहीं है कि इस अरेंजमेंट के साथ कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो रियासत का जो इशू है उसको इनको हल करना है बैठ के सब ने। अब मुज़ाकरात ज़रूरी हैं मेरा ख्याल है कि ये, लेकिन फिर वही बात है कि इस सेटअप अरेंजमेंट ने तो, मतलब ये जो भी अरेंजमेंट है, तो ये इन्होंने सियासतदानों ने तो बातचीत आपस में नहीं की हुई ना। तो यही बात जो है वो पीटीआई भी कह रही है कि हम भी उनसे बात करेंगे, हम इनसे क्यों बात करें। इन्होंने कौन सी, ये कोई खान साहब से बात करके आए थे पावर में, ये तो मतलब है कि छोड़ देना बस इधर ही खाता कर। वो जो राजा रियाज साहब के पास से पर्ची बरामद हुई थी, तो वो क्या थी, इशू ये है कि पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो अज़म इस्तेकाम, जिसको अब ऑपरेशन हम नहीं कहेंगे बल्कि एक अज़म वाली बात है, ठीक है, उसको ऑपरेशन का नाम देते हैं तो लोगों के जहनों में वही ताज़ा हो जाती है याद कि जी वो ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन एक मिलिट्री हार्डकोर ऑपरेशन, ज़रब, लेकिन वो यही है कि जी जो सिलसिला जारी है, जो सिलसिला जारी है उसमें तेज़ी लाई जाएगी। और उसकी वजह यह है कि हार्डकोर टेररिज्म ख़त्म हो गया था। अच्छा, मैं अभी भी ये बात कहता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि यहाँ से अफ़गानिस्तान से अफवाज के इनखला होने के बाद पाकिस्तान मुस्तहकम अपनी जगह, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल। ये बाकी तो मैन मेड क्राइसिस है ना, ये तो मुख्तलिफ, मैं क्या बात करूँ। बाकी यह है कि पाकिस्तान जो है ना, उसके बारे में ये अल्फाज हैं प्रॉपर कि पाकिस्तान, ये फ़ौजें निकलेंगी तो पाकिस्तान को कम्बोडिया, भाई अल्फाज हैं ज़िम्मेदार शख्सियात के। उस वक्त ये पेंट होता था पूरा। और ये बॉर्डर पे एक दफ़ा मैं कोयटा में गया से कोई मेरे ख्याल से 6 साल 50 साल पहले, तो कोयटा में बिल्कुल ये सूरत हाल थी कि कोयटा में जो बात हो रही है वो उधर सुनी जा रही है, उधर से इधर सुनने, कौंसलेट जो भी हमारे पड़ोस की मोहब्बतें तो बहुत थी ना, तो उन्होंने बॉर्डर पे कौंसलेट बने हुए थे। इशू ये है कि वो यहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ और बहुत इससे ज़्यादा अच्छे अंदाज में ख़त्म हो ही नहीं सकता था। ये बहुत मिनिमल है,
जो दहशतगर्दी हो रही है ना, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन ये बिल्कुल मिनिमल है। इससे ज़्यादा की प्रिडिक्शंस थी सबकी कि वो यहाँ से जाते जाते पाकिस्तान के ऊपर सारा अजाब खड़ा करके जाएंगे। अब उस वक्त जिस तरह अमेरिकन निकले हैं, तो आपका ख्याल है अमेरिकन को यहाँ से इनखला जिस तरह हुआ है आखिरी दिनों में, अब उस वक्त एब्रप्ट डिसीजंस लिए गए। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं करार देता, किसी को। उस वक्त ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ कमेटीज़ में बैठती थी, इनके जो मुस्लिम लीग नून के लोग भी बैठते थे, मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती थी, वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट में सारी पार्टियाँ थीं सबको, लेकिन सब को इतने एब्रप्ट डिसीजंस हुए हैं उस वक्त कि किसी को भी शायद नहीं पता था कि आगे क्या होगा। यानी अब ये देखें कि एक एग्जाइल गवर्नमेंट उस वक्त हो गया था। अमरुल्लाह सालेह जो है वो पता नहीं उज़्बेकिस्तान में जाएंगे और वहाँ जाके एक हुकूमत कायम करेंगे और उनके साथ पता नहीं क्या होगा और ये होगा, उनको सपोर्ट करेगी। वो जो सारा ठुस हुआ है ना प्लान, अच्छा वो होता है, वो एक स्ट्रेटजी होती है ना, एक होता है बहुत सारे सिनेरियो। ये जो हुआ ये कोई सिनेरियो नहीं था। इतना अजब मामला हुआ है कि जब ये ऊपर जाके इन्होंने शुमाली इत्तेहाद वाला इलाका या वो इलाके जो कि तालिबान के पास नहीं थे, उन इलाकों को उन्होंने लिया है ना, जहाँ पर उनका ख्याल ये था कि शायद एंटी पाकिस्तान फोर्सेस ज़्यादा हैं, और फिर वो वहाँ गए हैं और फिर उसका फॉल आउट दूसरे मुल्कों में भी नहीं हुआ। उज़्बेकिस्तान को ख़तरा था हमारे यहाँ हो जाएगा, कुछ है कि छोटे मोटे हुआ, उसको छोड़ दें। पाकिस्तान चूंकि एक बुनियादी वो था कि ड्रोन अटैक्स, किस पड़ोसी मुल्क पर ड्रोन अटैक्स हुए हैं? पाकिस्तान में हुए हैं, और यहाँ शहादतें हुई हैं, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ पे आम लोग, तो कुर्बानियाँ सब ने दी और लोगों का जहन बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंतहा पसंदी से हमने, ये अलग है, ये जो जनूनियों का एक जत्थे घेर लेते हैं ना, इसको मैं उनमें नहीं काउंट कर रहा, वो जो टेररिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं। तो बात ये कि इतना हमने इसमें गेन किया। अब यह है कि वो ये तो कांस्टेंट वाक़यात है, ये तो हर वक्त हर मुल्क, मुझे पता है 9/11 कितने साल गुजर गए, अमेरिका की आज भी सिक्योरिटी देखें आप। बात यह है कि आपकी सिक्योरिटी एक कांस्टेंट फैक्टर है, टर्की हो, चाइना हो, हर मुल्क में कांस्टेंट एक फैक्टर है कि आपने हाई, और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो उसमें जो कि फिर दोबारा ये वाक़यात ने जन्म लिया, तो वो एक सिक्योरिटी का भार आपको ऊपर करना पड़ेगा। और उसका आज जो ये हुआ, एक बलूचिस्तान में हुआ है ना, वो आज एक ख़बर जो वहाँ पे आई, अब ये जो बंदा वहाँ से इन्होंने पकड़ा है, अच्छा इस बंदे का मैं भी देख रहा था, इसकी प्रोफाइल और वो सारा जो चेक कर रहा था, ये TTP की दफ़ाई शुरा का कमांडर, तो ये जो बनता है नसरुल्लाह उल्फ मौलवी मंसूर, ये 16 साल से एक्टिव है TTP में, 16 साल से। अब 16 साल से ये एक्टिव है। देखें इस तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर ये वेपन्स इनके जो जाते थे कंटेनर्स में, क्या होता था सिलसिला, क्या नहीं होता था, कंटेनर्स गायब हो गए थे, पूरा स्कैंडल है जिसकी तहकीकात डॉक्टर शुभ सडल साहब ने की थी, वो कंटेनर्स गायब हो जाते थे। एक अफरा तफरी थी, वो जो पाकिस्तान में जो हालात रहे हैं, मज़ारों के ऊपर धमाके, और सब जानते हैं, मैं वो जो एक अफरा तफरी थी, अफरा तफरी में वो और सुपर अफरा तफरी हो जिस तरह उनका एग्जिट हुआ है, मतलब वो अजीब अंदाज में कि दोहा कोलैप्स हुआ, वो कब्जे हुए 24 से 48 घंटे में, रिकॉल करें, वो तड़ करके वो कब्जे हुए चारों तरफ, और वो जनाब उधर वो अमरुल्लाह सालेह किधर है मुझे नहीं पता, वो बाकी लोग किधर हैं, सारे वो गायब सारे हो गए, ये बनेगा वो बनेगा। जैसे अब आपने जो भी सेटअप बन गया, अब आपने उसके साथ एक मामला बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताना है कि भाई आपकी सरजमीन हमारे लिए मसाइल खड़े करेगी, तो हम तो पहले भी निपट रहे हैं, अब भी निपट लेंगे, लेकिन आपके लिए दुनिया में क्राइसिस क्रिएट होगा, क्योंकि आप इस चीज़ को ना पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा ना आसपास के मुल्क, और उनको इससे, इस इशू से हमने निकालना है। ठीक है कि ये बंदा भाई हमने पकड़ा है, ये सफारती मार्ग पे भी हमने उठाना है मामलात को, हमारा है ना वहाँ पे हाई कमीशन, उनके भी सफारतकार मौजूद है, और हमने इस तरह के जो करैक्टर्स आपके यहाँ बैठे हैं, मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में आके, और वो अगर धमाके कर रहे हैं, वो ब्लास्ट कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो उनके साथ एक बात की जाए, और नहीं होता तो फिर हम अपने बॉर्डर्स के ऊपर जो भी हमारे मामला हैं उसको करें। लेकिन ये ऑपरेशन नहीं है, ये अज़म का जो दोबारा क्लैरिटी आज भी हुई, कल भी हुई, कि एक अज़म लोगों में दोहराया गया है कि भाई, और पाकिस्तान में, और ये वाक़या इसलिए कि ये 2-3 वाक़यात, एक तो सिक्योरिटी के ये पिछले दिनों अटैक्स और ये सारा हो गया, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, शहादतें बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे थे, और फिर ये जो वाक़या पेश आया है जिसमें वो
एक शख्स को घेर के और फिर जिंदा जला दिया गया, तो वो भी इसका हिस्सा है कि भाई आपने शिद्दत पर, लेकिन वो फौज तो नहीं करेगी ना। वो तो जो पहले भी बात कह चुका हूँ कि जो सिविल सोसाइटी, उलमा, अरकान असम्बली, आम आवाम, ताजिर, मजदूर, लोग, मोहल्ला, गली, वो तो हमें अपने आप को अपने दिमाग से ही बात निकालनी है भाई कि ये किसी और मसलक का है या किसी और मज़हब का है, ये हिंदू है या ईसाई है या जो भी सिख है या जो भी है भाई, ये हमारा मतलब ये हमारी जैसे मतलब उसको उतना ही उसकी ज़िंदगी जो है वो कीमती है और उसकी इज़्ज़त उतनी ही कीमती है, ये मसीह है। तो ये मेरा ख्याल से ये बात के लिए, और ये पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं हो रही। एक तो मसला ये कि जिस किसी के बारे में बात हो ना, ये विकी लीक्स, जुलियन सांझी के जो पेपर आए थे, मैं याद नहीं दिलाना चाह रहा, उसमें हमारे चंद अकाबरीन के बारे में ओहो हो उठा ना, उंगलियां गायब हो गई, अंगूठी क्या क्या उसने। बहरहाल मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की बात नहीं है, वो शख्सियात के हवाले से किसी ने कोई कभी उसने जो डिप्लोमेटिक केबल्स, आज वो पहुँच गया ऑस्ट्रेलिया खैरियत से और दुनिया बड़ा जश्न मना रही है, हम भी बड़ा जश्न मना रहे हैं। हमने भी इसमें जो है ना, जब ये लीक्स वगैरह आई थी तो काफ़ी लंबे चौड़े इसके ऊपर जो है ना किस्से आए थे, और ये जुलियन सांझी एक फ्री स्पीच का एक बहुत बड़ा नाम इस दौर में उसको मतलब जो है वो करार दिया जाता है, और वो किसी दबाव में नहीं आया। हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो इराक़ में जो कुछ हुआ है या अफ़गानिस्तान में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, ये कमाल देखें आप, सीमोर हर्ष में बता रहा है कि अबू ग़ुरैब जेल का, और आज भी आप देखें कि उनका मीडिया जो है या उनके जो लोग हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, अमेरिकन डॉक्टर्स, अमेरिकन सिविल सोसाइटी, उनकी NGOs, यूरोप के लोग देखें वो कैसे मतलब वो मुसलमानों से भी ज़्यादा आगे निकले हुए हैं कि हमने जल्दी जाना है अंदर और गज़ा को आप सीज़ फायर करवाएं। और तो ये जो इंसानियत वाले इश्यूज़ हैं ना, इसको किसी और सतह पे जाके देखना चाहिए। और मैं तो इसको बहुत इसकी यानी विकी लीक्स ने तो ऐसी लोगों के सामने कहानियाँ लेकर आ गए थे, कह रहे इसके बारे में ये बातें, अच्छा इसके बारे में वो सफ़ीर ने ये कहा, अच्छा इसके फ़लाने मुल्क के जो है वो सदर ने और वज़ीर आज़म ने अपने उसके फ़लाना आदमी से मुलाकात के बारे में ये कमेंट्स थी। मतलब उसने पूरा जो है ना दुनिया को हिला के रख दिया था। पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत कुछ था उसमें, मैं यहाँ नहीं दोहराना चाह रहा, तो यहाँ पाकिस्तान में बड़ी बड़ी वो थी कि भाई कैसे हो गया और क्या हुआ और वजाहतें होती फिर रही हैं और ये साथ। तो मसला ये है कि ये और अमेरिका के अपने बारे में था, उनके अपनी शख्सियात के बारे में था। तो ये फ्री स्पीच और ये सारे जो हैं ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट किसी भी माशरे में। और पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा जाए कि भाई हम एक पार्लिमानी जमहूरियत हैं, तो फिर आप पार्लिमानी जमहूरियत के तकाज़े भी पूरे करते हैं, ठीक है, उनके बुनियादी तकाज़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस सिस्टम को पाकिस्तान के साथ नहीं मिलाया जाएगा, ये एक अरेंजमेंट है जो जा रहा है और जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और बस ये जो है ना ये बस ये बजट पास हो और उसके बाद ये अफरा तफरी शोर शराबा आगे पीछे इस दौरान बिल्कुल ये कहते हैं ना सुकून के साथ लोग आपस में बस एक दूसरे का ख्याल रखें। और ये जो भी बस ये नहीं टिक पा रहे, इनको खुद भी पता है ये अजीब सा है अरेंजमेंट। मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि PTI आ रही, ये अरेंजमेंट को या तो ये ठीक करेंगे या इसको दोबारा, मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात है ना। अरेंजमेंट एक है, कुछ पता ही नहीं कैसे बना है, कैसे हुआ है, मतलब कैसे हो गया मतलब वही तो मेरे कैसे इत्तेहाद हो गए, कैसे बन गए, किसने बिठाया, कौन क्या है। तो वो मतलब है कि वो जो है ना वो इसको मेरा ख्याल से ऑटो करेक्ट, और लेकिन ऑटो करेक्ट ज़रा सख्त होगा ये मैं बताऊँ। पहले अगर जब मैं बात करता था ना उससे शायद ज़्यादा सख्ती के साथ रियासत ऑटो करेक्ट करेगी अपने पूरे सिस्टम को, और जा रही है उस तरफ। अच्छा एक तो ये बात हो गई, रियासतें करती हैं ना, आपने देखे ना ये टेररिज्म के वाक़यात, ये जो आपकी मईशत है इसको आप ये आपने टैक्सेशन में कैसे लाना है लोगों को। अच्छा दो दिन कीनिया में क्या हुआ जी, मैं चलें ज़रा गुफ्तगू को फैलाते हैं। कीनिया में ये हुआ कि वहाँ पर मुजाहरे, ठीक है, अचानक एब्रप्टली शुरू हुए, फाइनेंस बिल पास हुआ। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कीनिया की। कीनिया जो है ये ईस्ट अफ्रीका, कल भी हमने बात की थी, ईस्ट अफ्रीका का इंतहाई यानी स्ट्रेटेजिकली भी अहम मुल्क और एक खूबसूरत मुल्क, अच्छा मुल्क, प्यारा मुल्क। अब मसला ये है कि वहाँ पर जो है वो हंगामे शुरू हुए, तो उन्होंने वहाँ पे पहले नैरोबी में हुए, फिर उसके बाद पूरे मुल्क में फैल गए। उन्होंने पार्लियामेंट को, गवर्नर हाउस को, इधर उधर उन्होंने आग लगा दी। नौजवान ज़्यादा थे, और उनके जो प्रेसिडेंट हैं विलियम रूतो, वो अभी 2022 में इलेक्ट हुए हैं, और 2022 में वो इलेक्ट हुए हैं, और उनको ज़्यादातर जो वोट हैं उनके नौजवानों ने डाले हैं। अच्छा, और वो आए जिस
जो उनका मैनिफेस्टो था वो ये था कि मैं करप्शन को ख़त्म करूँगा, यहाँ पे माफिया से ख़ात्मा होगा, यहाँ पे जो गरीब हैं और नौजवान हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आप ये देखें कि चंद दुनिया की बेहतरीन जो इकॉनमीज़ हैं उनमें से कीनिया की है। कीनिया की जो इकॉनमी है दुनिया की बेहतरीन इकॉनमीज, जो चंद अफ्रीका के तो समझ लेंगे बेहतरीन इकॉनमीज में से एक है। साउथ अफ्रीका अलग करें तो फिर कीनिया आ जाता है या दूसरे तीसरे नंबर पे। और उनकी आधी आबादी गरीब है, 52% लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, जबकि उनकी इकॉनमी बेहतरीन इकॉनमीज में से एक है। तो क्या वजह है? करप्शन। जाहिर है सिस्टम के अंदर गन सारा जो जिसकी वजह से नौजवान बेजार थे उन्होंने इनको वोट दिया। अब इन्होंने आके वो फाइनेंस बिल किया, नौजवान निकलो ना आग वाग लगा दी। अच्छा, पार्लियामेंट ने आज मंजूर कर लिया उसको। अब उसमें सदर के साइन होने थे, 14 दिन उनके पास है, साइन वो करें या ना करें, दो ऑप्शंस। उन्होंने स्पीच की कल विलियम रूतो ने, उन्होंने कहा कि हर सूरत में मुजाहिरीन को कुचल दिया जाएगा। फौज आई, उन्होंने मिलिट्री कॉल कर ली, मिलिट्री ने आके वहाँ पे हंगामे हुए तो उसमें 16 के करीब जाने चली गई। अब आप ये देखें कि विलियम रूतो ने कहा कि मैं इस बिल को वापस लेता हूँ। यानी एट द एंड जो है ना, देखें होता ये है कि और यानी वो शिकस्त नहीं है विलियम रूतो की, विलियम रूतो की विक्ट्री है कि उसने कहा कि मेरे लोग जिनको मैंने ये कहा था बिल्कुल ये, और मैं नौजवानों को साथ लेके चलूँगा, और मुझे इस बात का अफसोस है। ये थोड़ी देर पहले जो वहाँ से सलामी आया है, ये क्या क्या कमाल लोग हैं। देखें जो उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल, मैं इसके ऊपर जो लोगों की जानें गई हैं सब लोग, बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल साइन नहीं करूँगा। इस पूरे बिल को देखा जाएगा, दोबारा रिव्यू किया जाएगा। ये जो नौजवान कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर टैक्स नहीं था, ये टैक्सेशन निज़ाम था, ऐसे था ऐसे था ऐसे था, मैं बिल्कुल सही करूँगा और फिर उसके बाद ये साइन होगा। तो वापस ले लिया। अब कीनिया जो है उसमें अब देखिए ना, वहाँ एक तरह से जश्न हो रहा है कि यार हमारे लीडर ने हमारी बात सुनी है। मतलब देखिए ना, हमने कमाल देखें तो कीनिया में अब ग्रेजुअली वो ख़त्म हो रहा है मामला। और जो एक वो था कि उन्होंने कहा मैं उसको सुनूंगा और मैं डायरेक्ट अपने नौजवानों के साथ हूँ, और जो भी हुआ है जानी नुकसान इधर उधर कंपेंसेशन होगी और सारा मामला, और मैं इस पर साइन नहीं कर रहा। उन्होंने उसको वापस लिया। ये होती है लोगों की, आप बात सुनते हैं कि यार इशू क्या है, इशू क्या, प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों परेशान हो रहे हैं यार, ये देखो तो सही है क्या हो गया, ये तो मेरे वोटर थे सारे। तो कीनिया जो है वो वहाँ पर अब सिचुएशन नॉर्मल होगी। वो रिव्यू करके कैसे निज़ाम को ठीक करना है, नौजवानों को भी कहा है मेरे साथ आए। अगर मैं डायरेक्ट उनसे बात करूँगा, मैं छोड़ पार्लियामेंटेरियंस वगैरह में उधर, पार्लियामेंट में तो सियासत हो रही है, उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, उनसे पूछूंगा, उनसे राय लूँगा, मुख्तलिफ जो तंजीमें बनी हुई हैं। और कीनिया बड़ा ज़बरदस्त मुल्क, तो वहाँ पर उन्होंने वापस ले लिया। इस तरह से जमहूरियतें चलती हैं दुनिया में। अच्छा, कीनिया की एक और बड़ी इस वक्त एक और बड़ा अहम मामला है जिस पे कीनिया वो आया हुआ दरमियान में, कहते हैं ना कि उसकी एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन। चंद महीने पहले इस प्रोग्राम में मैंने डिस्कस किया था हेटी को जी। अच्छा, हेटी को डिस्कस किया था, और हेटी में ये हुआ था कि हेटी जो है ये कैरिबियन सी जो है, वहाँ पर कैरिबियन में जो बड़े जज़ायर हैं, ठीक है, उनमें से एक जो है वो हेटी है। हेटी वो जगह है जहाँ पर कोलंबस साहब बनफ्से नफीस जिस जजीरे पर लैंड हुए थे, तो वो हेटी है। तो वहाँ पे उनके मुजस्मा और ये और उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। एक जजीरा बहुत बड़ा, उसके आधे हिस्से पे तो डोमिनिकन रिपब्लिक है और एक तरफ क्यूबा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस है, निकारागुआ और ये सारे। अब वो हेटी के में जो है प्रॉब्लम ये है कि हेटी की एक अजब सी उनकी एक यानी हिस्ट्री बड़ी उनकी अजीब सी है, और उसकी अजीब सी वजह यह है कि यहाँ से ग़ुलाम वगैरह बना के ले जाते थे, यहाँ पे कॉलोनी रही। पहले तो कोलंबस आए ना, तो कोलंबस ने आके स्पेनिश कॉलोनी बन गई, फिर उसके बाद जर्मन बन गई, फिर यहाँ पर जो है वो बरतानिया की कॉलोनी बन गई, फिर उसके बाद अमेरिकन्स आ गए, उन्होंने कॉलोनी बना लिया। जो मैंने बात की थी कि क्यूबा भी उनकी जो डील हुई थी तो स्पेनिश वॉर के बाद, तो क्यूबा का उन्होंने गुंतानामो बे का। अब हेटी में ये हुआ कि हेटी भी अमेरिकन कॉलोनी बन गई, उसके बाद वो चले गए अमेरिकन। ये पहला मुल्क था जिसने आज़ादी लड़ी बाकायदा। हेटी के लोग लड़ते रहे, इनके एक दफ़ा लड़े, फिर उसके बाद क्रश किया इनको बुरी तरह, फिर फ्रांस से लड़े, मतलब इन्होंने आज़ादी छीन के हासिल की हुई। अब मसला ये कि वो वहाँ पर जो है वो उनके जो प्रेसिडेंट हैं
उनकी एसेसिनेशन हो गई 2021 में। उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको कत्ल कर दिया गया। हंगामे शुरू हुए 2018 में, और 2018 में हंगामे शुरू हो गए। उस एक तो उनका ज़ल्ज़ला आ गया था, फिर ये कि वेनेजुएला ने ऑयल वगैरह बंद कर दिया, वो वहाँ पर और लंबी, मैं आपसे बताऊँ कि क्या हो रहा है और उसको लिंक करें फिर बाकी सिचुएशन से। तो उसमें ये हुआ कि उनके प्रेसिडेंट की असैसिनेशन हो गई। तो उनके जो एरियल हेनरी जो उन्होंने वजारत उज़्मा संभाली, हंगामे ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि वहाँ गैंग्स हैं। और ये मैंने हेटी का जिक्र जब किया था तो लोगों को याद आएगा, मैं ये शायद जो लोग ये प्रोग्राम देखते हैं उनको शायद याद आए कि मैंने जिक्र किया था कि जो सबसे बड़ा गैंग है उसका लीडर बारबेक्यू उसका नाम है, उसका नाम बारबेक्यू है। तो बारबेक्यू जो है वो उसने ये एरियल हेनरी को फोर्स कर दिया कि वो कीनिया गए थे तो वापस पीछे कब्जा हो गया पूरे हेटी में। और वो अच्छा, उसने अपने जो गैंग्स है उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है G9। वो 9 गैंग्स हैं तो उसको नाम रखा हुआ जैसे ना G7, G8, G20, उसका नाम रखा हुआ G9। यानी गैंग 9 गैंग्स हैं तो G9, तो G9 का इजलास होता है वहाँ हेटी में। G9 का इजलास हो रहा है तो 9 गैंगस्टर जो है बड़े बड़े बैठ के आपस में वो जो है वो डिसाइड करते हैं हेटी। अच्छा, अब वो ये हुआ कि वो G9 का वो हेड है। अब जनाब ये हुआ कि वो उसने कहा कि ये तो बंदा ही नहीं उतरेगा, वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा जहाज़ नहीं उतरेगा। वो वहाँ पे उनके जो दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट शेयर पे कब्जे हो गए। उसके बाद उनके वज़ीर आज़म साहब जो थे वो अमेरिका पहुँच गए। अमेरिका में लैंड हो गए, उन्होंने LA से अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। उसके बाद यहाँ पे हंगामे ये वो सारा, फिर बहरहाल ये तय हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के, क्योंकि अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है ये जगह बहुत, कि यहाँ पर अभी तक कोई रशिया चाइना नहीं है लेकिन देख बगौर रहे हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है ठीक है अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अब इशू ये है कि वो अमेरिका के लिए इसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कीनिया से कहा, और बांग्लादेश, कीनिया, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, बहुत सारे और मुल्क उसमें, तो वो कोई 2500, लेकिन सबसे ज़्यादा कीनिया के लोग। तो आज वो पुलिस ऑफिसर्स की जो टीम है वो गैंगस्टर्स से छुड़ाने के लिए या उनसे मुज़ाकरात के लिए या जो भी आगे मामला तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए वो वहाँ पे पहुँच गए, यानी हेटी पहुँच गए। कीनिया बहुत है उसमें, ये क्योंकि कीनिया से आ रहे थे ना वज़ीर आज़म, कीनिया से फिर अमेरिका निकल गए थे। हेटी में तब से वो अफरा तफरी है। और वो बारबेक्यू ने जो है वो ये कहा है कि मैं अभी देखता हूँ, मुज़ाकरात करने को तैयार हैं और हेटी को ये वो फलाना ढिमाकना, ये तो वो कीनिया की ये इंपॉर्टेंस है। साथ ही जो कल एक तो ये मुबाहिसा हो रहा है ना ट्रंप वाला। अच्छा, बाइडेन बहुत दफ़ा मुबाहिसों में आ चुके हैं। मतलब बाइडेन जो है ना वो एक जब 2008 का तो मुबाहिसा उनका बड़ा तारीख़ी है, क्योंकि 2008 में वो जो नायब सदर के तौर पे मुबाहिसा उनका हो रहा था तो सामने उनके सारा पैलिन थी जी। और मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद है, सारा पैलिन एक बड़ा करैक्टर था, बहुत बड़ा अमेरिकन पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स का। वक्फा लेने के बाद बात करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो आप कह रहे थे करारदाद जो है पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है बल्कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के खिलाफ। नहीं, इंतखाबी अमल के खिलाफ है। देखें, IMF से आप बात कर रहे हैं ना, तो IMF आप क्या कहेंगे कि IMF पाकिस्तान की मईशत के में दखल अंदाजी कर रहा है? मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना। या कोई मुल्क आपसे आके कहता है कि जी सिक्योरिटी के हालात आप बेहतर करें तो हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, तो इसका मतलब है वो मुल्क आपकी सिक्योरिटी के अंदर। ऐसे नहीं होता। आप एक दुनिया में ग्लोबल विलेज में और कनेक्टिविटी के दौर में आप रहते हैं, तो ये हम पता नहीं किस दिहाई की बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और ना ही लोग अब इस तरह की बातों को ख़रीदते हैं, ठीक है ना, और ना ही ये चीज़ें बिकती हैं। असल बात ये है कि अब देखिए ईरान में इलेक्शन हो रहा है, जो मैं बात कर रहा था ना, ये 2-4 रोज़ बड़ी अहम है। एक तो ये डिबेट जो होने जा रही है, मैंने आपसे कहा ना, बाइडन की तो बहुत सारी डिबेट्स हैं इससे पहले भी। बाइडन तो यानी वाइस प्रेसिडेंट की डिबेट्स भी हैं ना उनकी, 1960 से ही चल रही है। सबसे ज़बरदस्त डिबेट तो निक्सन और कैनेडी के दरमियान हुई थी ना 1960 से, जब से टेलीवाइज होनी शुरू हुई हैं। और उससे निक्सन इस डिबेट की वजह से हार गया था, थका हुआ नजर लग रहा था। सामने कैनेडी, ज़बरदस्त यंग कैनेडी, नायब सदर था ये कि निक्सन, तो हार गया था वो। और उसके बाद कई साल तक नहीं हुई डिबेट, फिर 76 वगैरह में शायद जाकर दोबारा स्टार्ट हुई, कार्टर और ये जेरल्ड फोर्ड और ये सारा। मैं सिर्फ ये कह रहा था बात कि जो ईरान का इलेक्शन है वो 28 तारीख को है,
और ईरान का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान का इलेक्शन में 6 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं। 2 दिन बाद उनका रिजल्ट आएगा, यानी 28 को इलेक्शन होता है, तो मेरा ख्याल है 30 की शाम तक शायद हमें पता चलेगा कि वहाँ पे 6 कैंडिडेट जो हैं जिनके दरमियान मुकाबला हो रहा है, उसमें गालिब आफ हैं उनके, जो कि मोहम्मद बग़ैर गालिब आफ, जो कि उनके पासदारान के पहले कमांडर हैं, सईद जलीली हैं, और फिर उसके बाद मसूद पशीद खान है, लेकिन इन बाकियों के इम्कानात कम हैं। सईद जलीली जो हैं उनके थोड़ा सा शायद मुझे नहीं पता कि जो रहबर हैं उनका, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि वो की तरफ, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी तक जो है वो मोहम्मद बग़ैर गालिब आफ जो हैं उनके इम्कानात ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन होने जा रहा है और उसमें 50% और 1 यानी जो है ना वो सिलसिला होता है बैलेट का, और यानी जो मुकम्मल वोट कास्ट होते हैं। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ईरान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और वोट डालें। हालांकि उन इलेक्शंस पे एक मगरिब का एक अपना, लेकिन जो भी हुकूमत बनती है उसे 12, तो यानी 50+1 जो भी होगा जिसके पास भी, तो वो जो वरना रन ऑफ में चला जाएगा प्रोसेस। तो वो इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बरतानिया का इलेक्शन आ रहा है 4 तारीख को, तो ये अगले चंद रोज़ अच्छा, एक गज़ा में एक अजीब मामला है, उन्होंने जनाब फिर वो शुमाली गज़ा पे भी और नसीरात के इलाके में भी और जाबलिया में शुमाल में और बाकी जगहों पे उन्होंने फिर स्ट्राइक्स की, और उसमें 40 और 60 के दरमियान शहादतों की खबर आ रही है। लेकिन जो उनके गैलेंट हैं, अब बात ये सारी, वो वाशिंगटन में बैठे हैं, और उनके जो गैलेंट हैं उन्होंने जो बात आज की है, ये 15वीं स्लाइड देखें। अब ये कुछ कहीं ना कहीं ये रुकेगी चीज़, इसने रुकना, या तो एक मैंने कल भी बात की थी ना, बड़ा अलाव। ये 15वीं स्लाइड अगर हम दिखाएं, इन्होंने वाशिंगटन में कहा कि हमास मस्ट एक्सेप्ट प्रेसिडेंट्स डील और बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। ओ भाई, बाइडेन की जो डील थी, वो डील के ऊपर तो जो बाइडेन ने कहा था कि ये तो इसराइल ने पेश की है, नेतन्याहू ने पेश की है। अब ये, लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये अगर मामला हिजबुल्लाह के साथ खुल गया, मुल्क उसके लिए तैयार हो रहे हैं कि कोई एक्सीडेंटल वॉर ना हो जाए। जैसे कभी कभी डर लगता है ना, साउथ चाइना सी में जहाज ही जहाज घूम रहे हैं, या अभी ये जो रेड सी में शुरू हो गया है, बहुत सारे जहाज़ हैं, बहुत सारी, तो कोई एक्सीडेंटल बीच में मामला ना हो जाए। तो उसमें यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा ये सूरत हाल बिगड़ गई है। अभी 2 फ्रंट वॉर का जिक्र आ गया है इसराइल के अंदर भी। 2 फ्रंट वॉर, 2 फ्रंट से मुराद ये कि एक साथ हम गज़ा में और हिजबुल्लाह से लड़ेंगे। वो भाई चारों तरफ से वो घेर घार के आपको बिल्कुल वो रिवर टू सी वाला नारा जो है लगना शुरू हो गया है दोबारा। रिवर टू सी का मतलब ये कि दरिया उर्दन से बहर रोम या मेडिटेरियन सी तक ये फ़लस्तीन, तो वो अभी किस तरह बचाते हैं, किस तरह नहीं बचाते, ये उनका काम है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये अब कहीं ना कहीं जाके रुकना है मामला। ये ज़ाहिर है कि ईरान का इलेक्शन है, वो भी ईरान से भी उनको भी मैसेज चला गया हुआ है कि भाई अमेरिका दरमियान में नहीं आएगा, जो उनके चेयरमैन जॉइंट ने बयान दिया हुआ है हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में। सब रिस्ट्रेन करके बैठे हुए हैं, लेकिन देखना ये है कि ये अब गैलेंट के बाद अब मामलात कहाँ जाके अमेरिका का अल्टीमेटली क्या, इसमें अमेरिका आउट नहीं हुआ नेगोशिएशन से, ना कतर हुआ है, ना इजिप्ट हुआ है, ना बाकी मुल्क हुए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट दौरा मैं इसका अख्ताम कर रहा हूँ गुफ्तगू का, सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद बिन सुलेमान, उनका बीजिंग का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, क्योंकि बीजिंग में उनकी जो मुलाकात है वो वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से हुई है। अब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जो है वो खुद शी जिनपिंग है। ये बात ध्यान में रखें। जो PLA है उनकी, एक तो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके सरबराह जो है वो शी जिनपिंग है। जो PLA है उसके भी चेयरमैन शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग सिविलियन ड्रेस में होते हैं, और जब वो वॉर उसमें दाखिल होते हैं अपने रूम में, तो वो उसके बाद वो यूनिफॉर्म में होते हैं, तो वो चेयरमैन है। और जो वाइस चेयरमैन, उनसे भी मुलाकात हुई है और वज़ीर दिफा से भी मुलाकात हुई है, और उन्होंने मज़ीद आगे जाने की फास्ट फॉरवर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो मिलिट्री रिलेशनशिप है वो फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक पे जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त किस तरह से चाइना, रशिया, ये कीनिया के वाक़यात, ये बहुत अच्छा हुआ कि कीनिया में सुकून आ गया, और उम्मीद करते हैं कि कल तक सुकून। जुलियन सांजी साहब लैंड हो गए दोबारा मेलबर्न में, और जनाब बड़ा उनका वहाँ आओ भगत हो रही है, और वज़ीर आज़म और ये शाही और ये सारा।
तो ये है कि ये जंगें किसी तरह से ख़त्म हो। और पाकिस्तान में जो मैंने बात की ना कि ये इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठाएं, इलेक्शन पाकिस्तान के खिलाफ इसमें कोई भी बात है तहकीकात करें। अब देखें, और यहाँ से जवाब ही जाना चाहिए था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हो रहा है मामला, अदालतों में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कल केस लगा हुआ है स्पेशल, और अतन मिल्ला साहब कहते रहे ना कि वो पिटीशन, तो वो जब भी लगे ना लगे, लेकिन हमारा मामला अदालतों में तो आराम से एक जवाब, ये पाकिस्तान साजिश फलाना दिमाग नो भाई भाई IMF बजट बना के दे रहा है आपको, बात करते हैं। ठीक है, ये वही जो होता है ना कि आंखों में आगे डाल के बात करेंगे, फलां करेंगे, आपने जाना है उनके पास आगे, और मतलब जी बस जरा ठंडा हौला आते रखें। पाकिस्तान का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान का ताल्लुक वही स्टेबिलिटी आनी चाहिए, टेररिज्म ख़त्म होना चाहिए, सोशल इंटरेस्ट ख़त्म होने चाहिए, और एक जो है ना वो मुज़ाकरात, अभी अमन जिरगा हुआ है वहाँ पे, उसके मुज़ाकरात शुरू करें शहबाज शरीफ साहब, बाकी लोग आपस में बैठ के इस मामला को हल करें, बजाय सिर्फ दौर ख़त्म हो गया अमेरिकी एजेंट, यहूदी एजेंट, कादियानी एजेंट और रॉ का एजेंट, कम आउट ऑफ इट। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।